स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी की साइंस के फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक 1.7 प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, यानी फसलों को वीड्स यानी खरपतवार से कैसे बचाया जाए। हमने इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स में स्टार्टिंग के टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को कैसे तैयार किया जाए क्रॉप उगाने से पहले, सोइंग यानी बीज बुआई कैसे की जाए, एंड नेक्स्ट कवर किया है मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र यानी खाद कैसे ऐड किया जाए। उसके आगे किया है इरिगेशन यानी फसलों में सिंचाई कैसे की जाए। अब हम पढ़ेंगे कि जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं हमारी फसलों के साथ उगाते हैं, उससे कैसे अपनी फसलों को बचाएं। सो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। बूझो एंड पहेली went to nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along the wheat plant. बूझो और पहेली अपने पास के वीट के फील्ड में गए यानी गेहूं के खेत में गए, तो उन्होंने कुछ दूसरे प्लांट्स को भी देखा उस फील्ड में जो वीट के प्लांट्स हैं उनके साथ ग्रो करते हुए। अब बूझो पूछ रहा है कि हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पसली, क्या ये जो दूसरे प्लांट है क्या इनको भी किसी पर्पस से उगाया गया है? तो नहीं, इसका आंसर नहीं है। In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. खेत में कुछ अनडिज़ायरेबल जिनको हम नहीं चाहते हैं वो प्लांट्स भी ग्रो कर जाते हैं नेचुरली प्राकृतिक तौर से विद द क्रॉप के साथ, हमारी फसल के साथ। These undesirable plants are called weeds. इन अनचाहे प्लांट्स को वीड्स कहा जाता है। ठीक है, इसमें कई तरीके के प्लांट्स आते हैं, जैसे अमरैंथस हो गया, जिसे हम चौलाई कहते हैं, बथुआ हो गया, ये सब। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिंग। जो वीड निकालने का प्रोसेस है यानी खरपतवार को निकालने का जो प्रोसेस है उसे वीडिंग कहा जाता है। वीडिंग इज़ अ नेसेसरी सिंस वीड्स compete with other crop plants for water, nutrient, space and light. वीडिंग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम वीडिंग नहीं करेंगे तो जो हमारी मेन क्रॉप होगी उसकी जो यील्ड होगी यानी पैदावार होगी वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये कंपटीशन करेंगे अपनी ग्रोथ के लिए उन प्लांट से जिसे हम ग्रो कर रहे हैं। वो उन प्लांट्स को ढंग से ना तो वाटर लेने देंगे, ना ही न्यूट्रिएंट्स, ना ही स्पेस और ना ही लाइट अच्छी तरीके से। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। तो इसीलिए ये जो वीड्स हैं ये मेन क्रॉप की ग्रोथ को अफेक्ट करेंगे, प्रभावित करेंगे। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। कुछ खरपतवार होते हैं जो हार्वेस्टिंग के दौरान भी कट जाते हैं मेन फसल के साथ, जो कि पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं यदि अगर उसे एनिमल खाए उस हार्वेस्ट को, या फिर एनिमल खाए, क्योंकि वो पॉइजनस नेचर के होते हैं कुछ वीड्स, कुछ खरपतवार। फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। किसान बहुत सारे तरीक़ों का इस्तेमाल करके वीड्स को रिमूव करते हैं यानी खरपतवार को निकालते हैं और उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं यानी उनको बढ़ने से रोकते हैं। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अप्रूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स, यानी जो फसल बोने से पहले टिलिंग किया जाता है फील्ड को प्लॉ के थ्रू, हल के थ्रू, वो भी एक हेल्पफुल स्टेप होता है वीड्स को अप्रूट करने के लिए यानी उखाड़ने के लिए, और जिससे कि वीड्स जो होते हैं वो किल हो जाते हैं यानी मर जाते हैं। विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल। जब वो अप्रूट हो जाएंगे, उखड़ जाएंगे, तो फिर वो सूख जाएंगे और सूखने के बाद सॉइल में दोबारा से मिक्स हो जाएंगे और वो एक न्यूट्रिएंट का काम करते हैं, मैन्योर, जस्ट लाइक। The best time for the removal of weeds is before they produce flowers and the seeds. जो सही समय है वीड्स को निकालने का खेत से वो ये है कि हम वीड्स को तभी निकाल दें जब तक कि उसमें फ्लावर ना आया हो यानी उसमें फूल ना आया हो और उसमें बीजें नहीं आई हो, तब वो आसानी से निकल सकती हैं। The manual removal includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground. जो मैनुअल रिमूवल है वीड का यानी हाथ से जो वीड को निकाला जाता है वो या तो फिज़िकली रिमूव किया जाता है यानी जड़ से उखाड़ के खींच के, या फिर वीड्स को अप्रूट किया जाता है
या फिर उसे कट किया जाता है, काटा जाता है जड़ से, ग्राउंड लेवल से, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी, ये खुरपी की मदद से किया जाता है। ए सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स, सीड ड्रिल का भी इस्तेमाल करके वीड्स को निकाला जा सकता है, खरपतवार को निकाला जा सकता है, क्योंकि सीड ड्रिल में क्या होता है कि एक तरफ ज़मीन की भी खुदाई होती रहती है और साथ साथ बीज की भी बुआई होती रहती है, तो जो साथ में खरपतवार उगे होते हैं वो उखड़ जाते हैं जड़ से और वो सूख कर बेजान हो जाते हैं। Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides. वीड्स को कंट्रोल करने का एक दूसरा तरीका भी है कि हम वीडिसाइड्स का इस्तेमाल करें। एक केमिकल सब्सटेंस होता है लाइक 2 और 4D, ये वीडिसाइड के नेम्स हैं। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स, वीडिसाइड को स्प्रे किया जाता है यानी वीडिसाइड्स का छिड़काव किया जाता है फील्ड में, खेत में, जिससे कि वीड्स किल हो जाती हैं यानी मर जाती हैं। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स, लेकिन वीडिसाइड जो होते हैं वो क्रॉप्स का कोई नुकसान नहीं करते। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स विद अ स्प्रेयर। जो वीडिसाइड्स होते हैं उन्हें पानी में मिक्स किया जाता है उस हद तक जितना कि स्प्रे किया जाएगा फील्ड में, और स्प्रे एक स्प्रेयर की हेल्प से किया जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे छिड़काव किया जाता है। ये देखो इस पिक्चर में शो हो रहा है किस तरीके से वीडिसाइड को स्प्रेयर की हेल्प से स्प्रे किया जा रहा है, छिड़काव किया जा रहा है। डू वीडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडिसाइड स्प्रेयर? अब बूझो पूछ रहा है कि वीडिसाइड्स का उस इंसान पर कुछ इफेक्ट होता है जो इंसान स्प्रेयर की हेल्प से उसे छिड़क रहा है खेत में, उसकी सेहत पर कोई फ़र्क पड़ता है? तो हम आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of the weeds before flowering and seed formation. जैसा कि पहले ही बताया गया है कि weedicides का इस्तेमाल तब किया जाता है जब weeds vegetative growth में हो, यानी अपनी थोड़ी सी ग्रोथ में हो, मतलब कि उनमें फ्लावरिंग ना हुआ हो और ना ही उनमें बीज आई हो। Spraying of weedicides may affect the health of farmers. weedicide के स्प्रे करने से फार्मर्स की हेल्थ पर अफेक्ट हो सकता है, फ़र्क पड़ सकता है। सो दे शुड यूज़ दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली, तो ये ज़रूरी है कि फार्मर्स को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सावधानी से इन केमिकल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज़ एंड माउथ विद ए पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स। उन्हें अपने नोज़ को और माउथ को एक कपड़े के टुकड़े से ढक लेना चाहिए स्प्रे करते दौरान इन केमिकल्स को। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ हार्वेस्टिंग, यानी सब कुछ तो हो गया, अब हार्वेस्टिंग। जब फसल पक जाती है तो उसकी कटाई की जाती है, उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पोर्टेंट टास्क। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है फसल काटना। जब पूरी मेहनत हम फसल में कर लेते हैं तो उसको काटना एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब फसल पूरी तैयार हो जाए, मैच्योर हो जाए, तो उसे काटने के प्रोसेस को हार्वेस्टिंग कहा जाता है। ये डेफिनेशन है हार्वेस्टिंग की, 1 मार्क एग्जामिनेशन में आती है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। हार्वेस्टिंग 2 तरीके से होती है, या तो जो फसल है उसको जड़ से खींच लिया जाता है या फिर ज़मीन के क्लोज उसको काट दिया जाता है, जड़ से काट दिया जाता है। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर ए केरल क्रॉप टू मैच्योर। जो अनाज वाली फसलें होती है उनको लगभग यूजुअली 3 से 4 महीने लग जाते हैं पूरी तरीके से मैच्योर यानी पककर तैयार होने में। Harvesting in our country is either done manually by sickle or by a machine called harvester. हमारे कंट्री में फसलों की कटाई 2 तरीके से होती है, या तो मैनुअली बाय सिकल यानी हाथ से हंसुए की मदद से होती है, दिस इज़ द सिकल, या फिर एक मशीन की हेल्प से होती है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। ओके, इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड्स टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द chaff.
जो हार्वेस्टेड क्रॉप होती है, कटी हुई फसल में से, हार्वेस्टेड फसल में से सीड्स को, यानी जो हमारी फसल है, हमारे जो दाने हैं, उनको अलग करने की ज़रूरत होती है चाफ में से। यानी जो लाइक गेहूं की क्रॉप है, उसके बाहर का जो कवर होता है, छिलका, उससे हटाने की ज़रूरत होती है, जो बाद में भूसा बन जाता है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग, और इस प्रोसेस को थ्रेशिंग कहते हैं। यानी जिस प्रोसेस में ग्रेन सीड से शाफ को अलग किया जाए, उसे थ्रेशिंग कहते हैं। This is carried out with the help of a machine called combine, which is in fact a harvester as well as thresher. ये एक मशीन की हेल्प से किया जाता है जिसे कंबाइन कहते हैं, जिसमें फसल की हार्वेस्टिंग भी होती है, यानी फसल की कटाई भी होती है, और साथ साथ जो दाने होते हैं उन्हें शाफ से अलग भी किया जाता है। उस मशीन को कंबाइन कहते हैं। ये रही वो मशीन, एक साथ कटाई भी होती है और साथ साथ थ्रेशिंग भी हो जाती है। अब पहेली का है, आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर बर्न्ड बाय द फार्मर्स। हार्वेस्टिंग के बाद, फसल की कटाई के बाद कभी कभी कुछ पनालियाँ बच जाती हैं फील्ड में, खेत में, जिसे फार्मर्स जला देते हैं, बर्न कर देते हैं। पहेली इज़ वरिड, पहेली को इस बात से बहुत ही चिंता है। शी नोज दैट इट कॉज पोल्यूशन, क्योंकि वह जानती है कि ऐसा करने से पोल्यूशन होता है। इट मे ऑल्सो कैच फायर, और उससे आग भी लगने का डर बना रहता है, और दूसरी क्रॉप्स को डैमेज होने का भी खतरा रहता है। आसपास की फसलों को नुकसान होने में भी खतरा रहता है। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाय विनोइंग। जिन फार्मर्स की स्मॉल लैंड होल्डिंग्स होती हैं, यानी छोटी ज़मीन होती है, तो वो बड़ी मशीन का खर्चा तो बेयर नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए वो अपने ग्रेन का जो सेपरेशन है शाफ से, वो विनोइंग के प्रोसेस के थ्रू करते हैं। विनोइंग यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 6 में तुम इसे पहले ही पढ़ के आ चुके हो। विनोइंग वो प्रोसेस होता है जिसमें एयर की हेल्प से जो सीड होती हैं, जो अनाज होते हैं, उससे भूसा को अलग करना, यानी शाफ को अलग करने के प्रोसेस को विनोइंग कहते हैं। ये विनोइंग की एक मशीन भी होती है। पहले के टाइम में जनरली हवा से की भी हेल्प से भी किया जाता था, नेचुरल विंड की हेल्प से। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। अब भारत में कुछ ऐसे त्यौहार भी हैं जो फसल कटाई के बाद मनाए जाते हैं, क्योंकि फसल कटाई के बाद एक खुशी का मौसम होता है, इतने महीने की मेहनत का एक फल मिलता है। इसीलिए जस्ट लाइक अवर एग्जामिनेशंस, हमारी एक साल की मेहनत के बाद जब हमारा रिजल्ट आता है, तो सोचिए उस दिन हमें कितनी खुशी होती है। इसी तरीके से फार्मर्स का भी है, जब उनकी इतने दिनों की मेहनत सफल हो जाती है तो उन्हें भी उतनी ही खुशी होती है। आफ्टर 3 or 4 months of hard work, there comes a day of the harvest. 3 से 4 महीने की कठिन मेहनत के बाद एक दिन आता है जिस दिन फसल काटी जाती है। The sight of golden fields of standing crop laden with grain fills the heart of farmer with joy and a sense of well-being. जो एक नज़रिया होता है, एक नज़ारा होता है गोल्डन फील्ड्स का। एकदम जब जो खेत होता है वो एकदम सुनहरा नज़र आता है जब फसलें स्टैंडिंग होती है, खड़ी होती हैं खेत में। लेडन विद ग्रेन, दानों से भरपूर। फिल द हार्ट्स ऑफ फार्मर विद जॉय एंड अ सेंस ऑफ वेल बीइंग। इससे क्या होता है कि जो फार्मर्स का दिल होता है वो खुशी से भर जाता है और वो समृद्धि महसूस करने लगता है। द एफर्ट्स ऑफ द पास्ट सीजन हैव बोर्न फ्रूट एंड इट इज़ द टाइम टू रिलैक्स एंड एन्जॉय अ लिटिल। जो उनकी मेहनत होती है पिछले सीज़न की, उसका फल उनके सामने होता है, तो अब जो उनके सामने समय होता है वो उनका रिलैक्स करने का, थोड़ा खुशियाँ मनाने का और कुछ एन्जॉय करने का होता है। The period of harvest is thus of great joy and happiness in all parts of India. जो समय होता है हार्वेस्ट का, फसल कटाई का, वो बहुत ही खुशी का समय होता है, बहुत ही मनोरंजन का समय होता है भारत के लगभग हर हिस्से में। Men and women celebrate it with great enthusiasm. आदमी, औरत, बच्चे सब इसे बहुत ही एंजॉय के साथ, बहुत ही एंथुसियाज्म के साथ, एनर्जी के साथ सेलिब्रेट करते हैं इसे। कुछ जगहों पे
कुछ स्पेशल त्यौहार भी मनाए जाते हैं इससे रिलेटेड, फसल कटाई से रिलेटेड। एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, जिसे कुछ फेस्टिवल हैं लाइक पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबायना एंड बिहू। लाइक बैसाखी तो लगभग इंडिया के हर पार्ट में मनाई जाती है, बट हरियाणा और पंजाब में ज़्यादा फेमस है। और नबायना जैसे वेस्ट बंगाल का हो गया, बिहू असम में मनाया जाता है, ये सब। अब हम बात करेंगे, अब हमारा अनाज कट भी गया, अलग भी हो गया, अब उसको स्टोर करना है। अब उसे किस तरीके से अच्छे से स्टोर करें ताकि वो हमारे पास लंबे समय तक रह सके और अच्छे से रह सके। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पोर्टेंट टास्क। जो भी हमने प्रोड्यूस किया है उसको स्टोर करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट for a longer time, they should be safe from moisture, insects, rats and microorganisms. यदि हमें अपनी फसल को लंबे समय तक रखना है तो ये ज़रूरी है कि हम उसे मॉइस्चर से बचाएं, यानी नमी से बचाएं, हल्के गीलेपन से बचाएं, इंसेक्ट से बचाएं, कीड़े मकोड़ों से बचाएं, कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जैसे चूहा वगैरह, इनसे बचाएं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंगस, इन सब चीज़ों से बचाएं। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। ये हम जानते हैं कि जो जस्ट कटी हुई फसल होती है उसमें ज़्यादा नमी होती है, मॉइस्चर होता है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स सीड्स are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organisms, making them unfit for use or for germination. यदि हम ताज़ी कटी हुई फसलों को स्टोर कर दें यानी रख दें बिना ड्राई किए हुए, बिना सुखाए हुए धूप में, तो दे में गेट स्पॉइल्ड, वो ख़राब हो सकती हैं, स्पॉइल्ड हो सकती हैं, या फिर उस पर बैक्टीरिया या फंगस, इनका ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ख़राब कर देते हैं दानों को, उसका अटैक हो जाएगा। मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज़, जिससे कि वो यूज़ करने के भी काबिल नहीं रहेंगे और ना ही उससे अच्छे से अच्छी फसल जर्मिनेट कर सकते हैं, ना ही तो वो एक अच्छे बीज बन सकती है और ना ही हम उसे एज अ फूड यूज़ कर सकते हैं। Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun. इसीलिए ये ज़रूरी है कि किसी भी दाने को स्टोर करने से पहले उसे प्रॉपर तरीके से, उसे अच्छे तरीके से धूप में सुखा लिया जाए, टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम, जिससे कि उनका जो मॉइस्चर है, फसल में जो दानों में जो नमी है वो कम हो जाए, ख़त्म हो जाए। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई। इससे क्या होगा, जो दाने होंगे उनमें कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया और फंगस के जो आक्रमण होते हैं उनसे बचाए जा सकेंगे। अब पहेली बता रही है, आई सॉ माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग व्हीट, आई वॉन्डर वाई। पहेली ये कह रही है कि उसने अपनी माँ को कुछ सूखी नीम की पत्तियों को उस लोहे के ड्रम में रखते हुए देखा है जिसमें व्हीट रखा जाता है, गेहूँ रखा जाता है। उसको ये जानकर हैरानी है कि ऐसा क्यों करती है उसकी माँ। सेल्स फॉर स्ट्रॉन्ग स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। सेल्स वो बड़े बॉक्सेस होते हैं जिनमें दानों को स्टोर किया जाता है, गुंबद नुमा एक बड़ा सा स्ट्रक्चर जिसमें अनाज को स्टोर किया जाता है, ये स्टोरेज दिखाया गया है। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन गनी बैग्स इन ग्रेनरीज, यानी जहाँ पे दाने रखे जाते हैं वहाँ पे गनी बैग्स, बड़े बड़े जूट के थैलों में अनाज का स्टोरेज है। फार्मर्स स्टोर ग्रेन इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स। किसान अक्सरतर अपने दानों को या तो जूट के बैग्स में रखते हैं यानी बोरों में रखते हैं, या फिर मेटालिक बिन्स में रखते हैं, मेटल के, किसी भी मेटल के बड़े डब्बों में रखते हैं। बिन्स का मतलब डब्बे। However, large scale storage of grain is done in sales and granaries. जबकि जो बड़े पैमाने पर दानों का स्टोरेज किया जाता है, जैसे FCI में, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में, जहाँ सभी किसानों के अनाज को मिनिमम MSP पर खरीद कर स्टोर किया जाता है, जिससे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी राशन में गरीब लोगों को वितरण किया जाता है, उसके लिए जो स्टोर किया जाता है फूड या फिर अनाज, वो बड़े सेल्स में और ग्रेनरीज में रखा जाता है, बड़े बड़े टैंक्स और बॉक्सेस में रखा जाता है।
टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट्स लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स, ताकि उनको पेस्ट से बचाया जा सके, जैसे कि रैट्स चूहे हो गए और कुछ इंसेक्ट कुछ कीड़े मकोड़े हो गए उनसे। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। घरेलू नुस्खा है कि सूखी नीम की पत्तियों का इस्तेमाल करके हम अपने घर में अनाजों को बचा सकते हैं। For storing large quantity of grains in big godowns, specific chemical treatments are required to protect them from pests and microorganisms. लेकिन जब बड़े पैमाने पर दानों को या अनाजों को स्टोर किया जाता है गोडाउंस में, तो कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स का छिड़काव किया जाना चाहिए, जिससे कि पेस्ट, कीड़े मकोड़े और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जिनसे अनाज का नुकसान हो सकता है, उनसे बचाया जा सके। अब नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक कि फूड फ्रॉम एनिमल्स, यानी अब तक तो हमने उन फूड्स की डिस्कशन की, उसके बारे में पढ़ा जो हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, जो फूड्स हमें प्लांट से मिलते हैं। अब हम पढ़ेंगे उन फूड्स के बारे में जो हमें एनिमल से मिलते हैं, जैसे मिल्क हो गया जो हमें काऊ, बफेलो, गाय, भैंस, गॉड, कैमल, इन सब से मिलता है। और ऐसे कुछ अदर फूड्स भी हैं जो हमें एनिमल से ऑब्टेन होते हैं, लाइक एग हो गया, मीट हो गया, ये सब। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल you must have seen that like plants, animal also provides us with different kinds of food. इस टेबल को कंप्लीट करने के बाद तुमने ये देखा होगा कि प्लांट्स की तरह ही एनिमल्स भी हमें अलग अलग तरीके के फूड्स प्रोवाइड करते हैं। Many people living in coastal areas consume fish as a major part of their diet. बहुत सारे लोग वो जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, यानी तटीय क्षेत्रों में रहते हैं, समुद्र के किनारे रहते हैं, वो फ़िश को कंज्यूम करते हैं, यानी फ़िश खाते हैं। उनकी डाइट का एक बहुत ही बड़ा मेजर पार्ट होता है, बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है। In the previous classes, you have learnt about the food that we obtain from plants. पिछली क्लासेस में, मोस्टली 6th क्लास में इसका ज़्यादा डिटेल डिस्कशन है कि जो हम अपने फूड प्लांट से ऑब्टेन करते हैं उसके बारे में अच्छे से पढ़ा है। We have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. हमने ये जस्ट अभी ये देखा कि क्रॉप प्रोडक्शन में, यानी फसलों के उत्पादन में बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारे चरणों से गुजरना पड़ता है, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ सीड्स का किस तरीके से सिलेक्शन किया जाए, अच्छी बेहतर किस्म की बीज को कैसे चुना जाए, और उसकी बोइंग कैसे, सोइंग कैसे किया जाए, एक्सेट्रा। सिमिलरली उसी तरीके से एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन द फार्म, यदि एनिमल्स को रियर किया जाता है, पाला जाता है, या तो घर पे या फिर फार्म में, हैव टू बी प्रोवाइडेड विद अ प्रॉपर फूड, तो उन्हें एक प्रॉपर तरीके से, एक अच्छे ढंग से एक फूड की ज़रूरत होती है, उन्हें एक शेल्टर की ज़रूरत होती है, अच्छे ठिकाने की ज़रूरत होती है, और एक अच्छी देखरेख की ज़रूरत होती है। When this is done on a large scale, जब यही चीज़ एक बड़े पैमाने पर की जाती है तो उसे एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, यानी पशुपालन कहते हैं, जिससे कि बड़े पैमाने पर एनिमल से ऑब्टेन फूड को प्रोड्यूस किया जा सके। ओके, फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ। हम जानते हैं कि फ़िश सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी एंड ऑल्सो ए। फ़िश का जो कॉड लिवर ऑयल होता है उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन डी होता है और विटामिन ए होता है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम इस चैप्टर की समरी कर लेते हैं, जिससे हमें पूरे चैप्टर का कंक्लूजन एक बार में समझ आ जाएगा। ओके, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड अवर ग्रोइंग पॉपुलेशन वी नीड टू अडॉप्ट सर्टेन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। हमें अपनी बढ़ती आबादी के लिए फूड मुहैया कराने के लिए कुछ खेती की तरकीबों का, कुछ खेती के नियमों का पालन करना पड़ता है। Some kind of plants cultivated at a place constitute a crop. क्रॉप किसे कहते हैं? क्रॉप की डेफिनेशन है बेसिकली अगर सेम काइंड ऑफ प्लांट्स, एक ही तरीके के प्लांट को एक बड़े पैमाने पर कल्टिवेट किया जाए तो उसे क्रॉप कहते हैं। इन इंडिया
Crops can be broadly categorized into two types based on seasons. भारत में मोटे तौर पर फसलों को दो सीजन्स के हिसाब से डिवाइड किया गया है, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। रेनी सीजन में सो की जाने वाली क्रॉप को, जुलाई टू सितंबर वाली क्रॉप को खरीफ क्रॉप कहते हैं एंड अक्टूबर टू मार्च की सीजन वाली क्रॉप को रबी क्रॉप्स कहते हैं। It is necessary to prepare soil by tilling and leveling. Plows and levelers are used for this purpose. सॉइल में, मिट्टी में बुआई से पहले उसको टिलिंग करना यानी सॉइल को मिक्सअप करना प्लाव की हेल्प से, और फिर मिक्सअप करने के बाद लेवल करना लेवलर की हेल्प से बहुत ज़रूरी होता है एक अच्छी फसल के लिए। सोइंग ऑफ सीड्स एट अप्रोप्रिएट डेप्थ्स एंड डिस्टेंसेस गिव्स गुड यील्ड। यदि हम बीज को एक अप्रोप्रिएट यानी एक स्टैंडर्ड डेप्थ पर, एक स्टैंडर्ड गहराई पर, एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस पर ग्रो करें तो अच्छी पैदावार होती है फसल की, क्योंकि इससे जो हमारे पौधे होते हैं उन्हें सही तरीके से सनलाइट, सही तरीके से वाटर और सही मात्रा में न्यूट्रिशन मिल पाता है। गुड वेराइटी ऑफ सीड्स आर सोन आफ्टर सेलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड्स। सोइंग इज डन बाय सीड ड्रिल्स। दूसरी चीज़ ये कि अच्छी वैरायटी की सीड को बोने के लिए ज़रूरी है कि अच्छी सीड्स को सेलेक्ट किया जाए, हेल्दी सीड्स को सेलेक्ट किया जाए। तीसरी चीज़ ये है कि सोइंग इज़ डन बाय सीड ड्रिल्स, यानी सीड ड्रिल्स की हेल्प से सोइंग किया जाए, बीजों को बोया जाए, जिससे कि एक अप्रोप्रिएट डेप्थ पर और एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पर सीड्स को बोया जा सके। और सीड को बोने के बाद जब हम सीड ड्रिल से बोते हैं तो मिट्टी से कवर अप हो जाती है हमारी बीज, जिससे कि पक्षियों के खाने से बच जाती है। सॉइल नीड्स रिप्लेनिशमेंट एंड एनरिचमेंट थ्रू द यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। सॉइल को ज़रूरत होती है समय समय पर रिप्लेनिशमेंट की, दोबारा से पूर्ति करने की, और एनरिचमेंट की यानी समृद्ध करने की न्यूट्रिएंट्स में। किसकी हेल्प से? ऑर्गेनिक मैन्योर की हेल्प से और फर्टिलाइज़र की हेल्प से, क्योंकि लगातार अगर हम एक ही फील्ड में फसल को ग्रो करते रहेंगे तो जो मिट्टी में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे, तो उसका भरण पोषण करने के लिए ऑर्गेनिक मैन्योर और फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। Use of chemical fertilizers has increased tremendously with the introduction of new crop varieties. जैसे जैसे न्यू क्रॉप वैरायटीज़ इंट्रोड्यूस हुई इंडिया में, इंट्रोडक्शन हुआ न्यू क्रॉप वैरायटीज़ का, फसल की नई किस्मों का, तो जो फर्टिलाइज़र्स का यूज़ था और केमिकल्स का यूज़ था वो इंक्रीज़ हो गया ट्रिमेंडसली, बहुत ही बड़े पैमाने पर। जैसे कि 1960s के बाद हाई यील्डिंग वैरायटीज़ का यूज़ किया गया वीट और राइस में, मोस्टली हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ केमिकल फर्टिलाइज़र और मोस्टली केमिकल फर्टिलाइज़र्स की डिमांड बढ़ गई बहुत ज़्यादा, जिससे कि पर्टिकुलर टाइम पे तो इनका प्रोडक्शन एकदम ट्रिमेंडस रेट पर बढ़ गया, लेकिन केमिकल फर्टिलाइज़र्स के नेगेटिव इफ़ेक्ट भी होते हैं, क्योंकि इनसे सॉइल की जो अपनी कैपेसिटी होती है उसमें कमी हो जाती है। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। फसल में एक सही समय पर पानी देने का जो प्रोसेस है उसको इरिगेशन कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। वीडिंग इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स कॉल्ड वीड्स। इसमें दो डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन तो वीड्स की, वीड्स क्या होती है? अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स। दूसरी डेफिनेशन है वीडिंग्स की। वीडिंग्स उसे कहते हैं उस प्रोसेस को जिसमें अनवांटेड, अनचाहे और अनकल्टिवेटेड, बिना उगाए प्लांट्स जो उगाते हैं उसके हटाने के प्रोसेस को, उसको रिमूवल के प्रोसेस को वीडिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग इज़ द कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप। हार्वेस्टिंग वो होता है जब फसल पूरी तरीके से तैयार हो जाए तो उसके कटिंग को मैनुअली और मशीन के थ्रू या फिर हाथ के थ्रू कटिंग करने को हार्वेस्टिंग कहते हैं। सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग। जो चाफ लगा होता है अनाज में, उससे अनाज को अलग करने के प्रोसेस को, भूसा से अलग करने के प्रोसेस को थ्रेशिंग कहते हैं। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो हमारे ग्रेन्स होते हैं, जो उनको अच्छे से स्टोर करना भी ज़रूरी है ताकि उन्हें पेस्ट से, कीट पतंग और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया से बचाया जा सके। फूड इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स फॉर विच एनिमल्स आर रियर्ड, दिस इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री।
वो फूड जो हमें एनिमल से ऑब्टेन्ड हो, उस एनिमल से जिसे हम पर्टिकुलरली फूड के पर्पज से ही पाल रहे हैं, उसे हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, यानी पशुपालन। ओके, नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे।